हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में हम लोगों ने देखा कि जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं और जो रेट है रिएक्शंस का वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर और उसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं, क्या चीज है मॉलिक्यूलरिटी और मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं, क्या मॉलिक्यूलरिटी को भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट कर सकते हैं या फिर नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं और इसके साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या रीजन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइन हो पाती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के जो ऑर्डर होते हैं वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। एक्चुअल में किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ molecules involving in the reaction, that is known as molecularity। किसी भी रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। तो क्या नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या एक जैसी हो सकती हैं? तो हाँ, हो सकती हैं, लेकिन केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस में। केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो रिएक्शंस है उसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम होता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, केवल 99% ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जिसमें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस सेम होता है। 1% ऐसी भी रिएक्शंस आती है जो एलिमेंट्री रिएक्शंस तो होती हैं लेकिन उनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मॉलिक्यूलरिटी की और मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग डिफाइन करें तो मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ स्पीशीज या रिएक्टिंग स्पीशीज, number of reacting species which collide simultaneously number of reacting species which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molicularity of a reaction। Number of reacting species which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity। सवाल यहाँ पे ये है कि which collide simultaneously, इसका मतलब क्या होता है। तो इस चीज के बारे में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे केवल इतना जान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थियरी जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं वो आपस में कोलाइड करती हैं और किसी भी रिएक्शंस का जो रेट होता है वो उनके इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसा मैक्स टॉर्च ने बताया था जिसने कोलिजन थियरी दिया था रिएक्शंस में। मैक्स टॉर्च का कहना था कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती हैं वो रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में
करते हैं और कोलाइड करने से जितने भी कोलिजन्स उनके होंगे वो सारे के सारे कोलिजन्स जो हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। केवल और केवल कुछ इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोडक्ट जितने इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उनकी मात्रा के आधार पर, उनकी क्वांटिटी के आधार पर हम रेट ऑफ रिएक्शंस को डिटरमिन कर सकते हैं। यानी इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा वो ज्यादा होगा, वो रिएक्शन फास्ट होगी। लेकिन अगर इफेक्टिव कोलिजन्स कम है तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी जो है वो कम होगी, वो रिएक्शन स्लो होगी। अब जो कोलिजन्स होते हैं उनके ऊपर दो फैक्टर अप्लाई होते हैं। मैक्सिमम इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो उसको कन्वे कराते हैं। सबसे पहला चीज जो होता है वो है ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, वो जब कंटेनर में रखे जाते हैं तो कंटेनर में वो कोलाइड करेंगे, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी के आधार पर एवरी मॉलिक्यूल्स आर मोटाइल, वो गतिशील होता है तो टकराएगा। अब सवाल ये है कि जो उनकी टकराहट हो रही है वो टकराहट कैसी हो रही है? क्या टकराहट में जो डायरेक्शन होना चाहिए वो डायरेक्शन है या फिर नहीं है? अगर डायरेक्शन प्रॉपर डायरेक्शन में टकराहट हो रही है तो इफेक्टिव कोलिजन है। लेकिन टकरा तो रहे हैं लेकिन जो उनके कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, जिधर से दोनों को टक्कर करना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है, तो वो कोलिजन तो हो रहा है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कोलिजन थ्योरी पे एप्लीकेबल है वो है एनर्जी बैरियर। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आगे के लेक्चर्स में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे एनर्जी बैरियर जो होती है वो अफेक्टेड करती है कोलिजन्स को। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एवरी पार्टिकल्स इन दिस यूनिवर्स हैव सम एनर्जी। हर एक पार्टिकल्स के अंदर कुछ ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन वो ऊर्जा जो है वो कोई आवश्यक नहीं है कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जिसकी वजह से वो पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड कर सके और कंबाइन हो सके, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। तो ऐसे कंडीशन में हम उसे एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं और उसी एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो कोलिजन थ्योरी पे एप्लीकेबल है। एक तो ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल और दूसरी चीज एनर्जी बैरियर, कि कितनी एनर्जी है और जिस प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी पर कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है वो इफेक्टिव कोलिजन करता है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो अगर किसी चीज को हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाना है तो जितनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करेंगे वही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। तो अगर हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि इस तरह से देखें, एक ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी अटैकिंग मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी यहाँ है, ये है एनर्जी, तो ये एनर्जी यहाँ पे है और ये इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो अभी इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ तक पहुंचाना होगा और तब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब ये चीज जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहां तक ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये इसके पास इनिशियल एनर्जी थी, तो अभी एनर्जी को हमको यहां से यहां तक पहुंचाना पड़ा, यही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ये EA, ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी को जितनी एनर्जी दे करके थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाया गया उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अब आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे? EA इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एक्टिवेशन एनर्जी कंज्यूम हुई। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे, आगे इस पे और एक्सप्लेनेशन आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और हीलियस का इक्वेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो आपस में क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं और उनके कोलिजन्स के परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग मॉलिक्युलरिटी कहते हैं।
इसको और भी सिंपल वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं, और भी सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ reactant that take part in an elementary chemical reaction. In an elementary chemical reaction is called molecularity. इसी को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक पार्ट इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखने वाली बात है कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो उनकी संख्या, मॉलिक्यूल्स की या फिर एटम्स की संख्या ही मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि H2O2 डिसएसोसिएट टू फॉर्म H2O एंड हाफ O2। अब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। देखने की बात क्या है? देखने की बात ये है कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू K इनटू concentration of H2O2। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, और H2O2 के कॉन्सेंट्रेशन पे पावर कितना रेज है? पावर है 1। तो ऐसे कंडीशन में इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू कितना? 1। और कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? ओनली 1 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्युलरिटी दैट इज इक्वल टू आल्सो 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शंस जो प्रोसीड कर रही है वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से प्रोसीड कर रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आइए और एग्जांपल देखते हैं। अगर एक और रिएक्शन लिखी जाए, क्या रिएक्शन लिखी जाए कि 2HI डिसएसोसिएट टू फॉर्म H2 प्लस I2। अगर यहां देखा जाए तो कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर? तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर इसका रेट हम लोग डिटरमिन करें तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड टू द पावर 2। यानी इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कितना है? 2। और मॉलिक्युलरिटी कितनी है? मॉलिक्युलरिटी दैट इज इक्वल टू आल्सो 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी दोनों सेम है। ये केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस में ही होता है। केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी जो है वो दोनों सिमिलर होती हैं। केवल 1% ऐसे रिएक्शंस हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शंस तो होती हैं लेकिन उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्युलरिटी जो है वो दोनों डिफर होती है। अभी उन रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी। फिर अगर इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है तो इन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहलाती है। अभी और भी एक रिएक्शंस देख लेते हैं कि 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2 क्या बना? 2NO2। 2NO प्लस O2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन
ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू कितना? P प्लस Q होता है। P की वैल्यू कितनी है? 2 और Q की वैल्यू कितनी है? 1। ये आपको मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको एक्सपेरिमेंट से मिलेंगी। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ध्यान रहे इस बात का। ऐसा नहीं है कि हमने ये इक्वेशन देखा और लिख दिया P इक्वल टू 2 Q इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलने वाली हैं। तो P प्लस Q में 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 3। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी तो अगर देखें यहाँ पे NO के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तो 2 1 कितना? 3। मॉलिक्यूलरिटी की जो है वो कितनी है? 3 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी सेम है, तो ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब हम लोग जरा सा बात करेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस में कैसे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है वो सेम हो जाते हैं, कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल हो जाता है। इन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हो ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब क्या टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो सकती है? क्या पेंटा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो सकती है? तो टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस और पेंटा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो तो सकती हैं, लेकिन किसी भी रिएक्शंस के ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। उसका रीजन केवल इतना है कि इनके अंदर जो कोलिजन्स होते हैं केवल 3 मॉलिक्यूल्स तक ही इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोलाइड तो करते हैं लेकिन इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होते हैं। तो इसलिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को केवल हम लोग 3 तक ही मेजर करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर इन्वॉल्व हुए तो कोलिजन्स जो है वो इफेक्टिव नहीं होंगे, और इफेक्टिव कोलिजन्स अगर नहीं होंगे तो प्रॉपर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 से ज्यादा कंसीडर नहीं की जाती है। तो हम लोग बात करें एलिमेंट्री रिएक्शंस की। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, किसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस? क्या चीज है एलिमेंट्री रिएक्शन? तो ऐसी सभी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में होती हैं, ऐसी सभी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में होती है उनको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। या फिर ऐसी सभी रिएक्शंस जिनका ऑर्डर और जिनका मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है, वो सभी रिएक्शंस जो हैं वो क्या कहलाती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस कहलाती हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस किसे कहते हैं? क्या चीज होती है एलिमेंट्री रिएक्शन? तो दोज रिएक्शंस which complete in a single step and form product is called elementary reactions. एलिमेंट्री रिएक्शंस, जितनी भी ऐसी रिएक्शंस हैं जो सिंगल स्टेप में होती हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस। एक और चीज हम लोगों को याद रखना है कि ऐसी सभी रिएक्शंस जिनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती हैं वो भी एलिमेंट्री रिएक्शंस कहलाती हैं। तो अबाउट 99% रिएक्शंस व्हिच हैव सेम ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी are considered as an elementary reaction। केवल 1% ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होती है, फिर भी वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। तो दूसरी चीज जो हम लोगों को याद रखनी है वो ये कि जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करते समय जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है, जितने टर्म तक वो कॉन्सेंट्रेशन रेज किया जाता है, वो उस रिएक्शंस के में इन्वॉल्व रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल होता है।
वो इक्वल होता है, इससे भी हम लोग जान लेते हैं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे अगर हम लोग एक रिएक्शंस की बात करें कि A प्लस बी प्रोडक्ट बन रहा है C, तो ऐसे रिएक्शंस के लिए रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1। तो ऐसे रिएक्शंस में अगर हम लोग देखें तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना 2, यानी ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो A के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ A तो कितना होगा 1, और यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी 1 लगा हुआ है। अगर विद रिस्पेक्ट टू B देखें तो ऐसी कंडीशन में B के आगे भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग भी इसके रिस्पेक्टिवली B ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। ओवरऑल रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो 2 है, यानी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस है, और दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मॉलिक्युलरिटी भी कितनी है, मॉलिक्युलरिटी भी जो है वो 2 है। तो एक रिएक्शंस ये हो गई कि जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्युलरिटी जो है वो दोनों सिमिलर हैं, और दोनों सिमिलर होने की वजह से ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है, आप कहोगे कि सर आपने कहा कि 99% रिएक्शंस जो होती हैं वो एलिमेंट्री होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस जिसमें मॉलिक्युलरिटी जो है वो इक्वल होती है किसके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के। तो 1% वो कौन सी रिएक्शंस हैं, 1% वो कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर का, CH3COO C2H5 प्लस H2O बना क्या, CH3COOH प्लस C2H5OH। ये हमने एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दिया। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन इसका कैलकुलेट करना चाहो तो रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये तो हो गया रेट डिटरमाइन करने के लिए मेथड। लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है कि यहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो हमेशा एक्सेस में होता है। तो अगर एक्सेस में है और एक मॉलिक्यूल हमारे पास एस्टर है, एथिल एथेनोएट है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल से अगर ये रिएक्ट करता है तो बाकी के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो पड़े रहेंगे वहीं पे, वो कहीं इधर-उधर नहीं जाते। तो इस तरह से वाटर के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होगी वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती है, उस चेंजिंग को हम नेग्लेक्टेबल मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा वो केवल एथिल एथेनोएट के कंसंट्रेशन के द्वारा डिसाइड होगा, वाटर के कंसंट्रेशन के द्वारा डिसाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाटर के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हो रही है वो मेजर नहीं की जा सकती है, बहुत मिनिमम चेंजिंग हो रही है, इसलिए इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, तो हम इसके रेट को इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ये भी कांस्टेंट हो गया, और इसके अंदर जो चेंजिंग हो रही है, जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, तो वो भी कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग क्या करें, कांस्टेंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मान लेते हैं, इनको मिल गया क्या, K डैश। क्या मिल गया, K डैश। तो अब रेट इक्वल टू कितना हो गया, रेट इक्वल टू हो गया K डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एथेनोएट। अब देखें अगर इस रिएक्शंस के फॉर्मूले से, इसके द्वारा हमें क्या पता चल रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी कितनी है, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एथिल एथेनोएट और एक मॉलिक्यूल वाटर इन्वॉल्व हो रहा है, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई भैया, मॉलिक्युलरिटी हो गई 2। मॉलिक्युलरिटी 1 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, और मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 2 है, तो डिफर हो गया, लेकिन है तो एलिमेंट्री रिएक्शंस। कैसी रिएक्शंस है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस होने के बावजूद
इसमें ऑर्डर जो है वो दूसरा हो गया और मॉलिक्युलरिटी जो है वो दूसरी हो गई। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरी चीज, इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है कि टू क्रिएट ए कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट करना। देखने से क्या लग रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, क्योंकि एथिल एथेनोएट भी है और वाटर भी है, तो देखने से तो लग रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शंस है, लेकिन एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो एथिल एथेनोएट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, वाटर के कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इट डिपेंडेंट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एथेनोएट। इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर, अगर केन शुगर का इन्वर्जन करते हैं तो C12 H22O11 plus H2O get converted into C6 H12O6 plus C6 H12O6। ये क्या है? ये ग्लूकोज है, जबकि ये क्या चीज है? ये फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो कैसे ग्लूकोज है और कैसे फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज जो होता है वो एल्डोहेक्सोज होता है, एल्डोहेक्सोज, जबकि ये कीटो हेक्सोज होता है। हेक्सोज का मतलब हैविंग 6 कार्बन। तो ये एल्डो, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, जबकि इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। और हम लोग इस चीज को और भी पढ़ेंगे डिटेल जब हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन फार्मूला क्या होता है, वोल्टेयर का इन्वर्जन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे इन्वर्जन होता है। तो जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव सब्सटेंसेस को हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो फ्रुक्टोज है उसके अंदर जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो ज्यादा है, यानी इन्वर्जन जो होता है वो फ्रुक्टोज का सबसे ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, तो वाटर यहाँ पे लार्ज एक्सेस में है। वाटर अगर एक्सेस में है तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके द्वारा डिसाइड होगी? तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो डिसाइड की होगी किसके द्वारा? K into concentration of cane sugar C12 H22O11 के द्वारा। वाटर के कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑर्डर जो रिएक्शन की होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 हो जाएगी, लेकिन अगर मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो मॉलिक्युलरिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? देखो एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। तो मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो तो 2 है, लेकिन रिएक्शंस का ऑर्डर जो है वो 1 है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शंस का रेट है वो केवल और केवल केन शुगर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि है तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो रही है, लेकिन इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कुछ और है और मॉलिक्युलरिटी जो है वो कुछ और है। इसी तरह से अगर एक जनरल रिएक्शन ले लें 2A + B, प्रोडक्ट बना कितना? C। आपको सवाल में देगा कि B जो है वो एक्सेस है, B एक्सेस है। अगर B एक्सेस है तो ऐसी कंडीशन में रेट जो होगा वो कैसा हो जाएगा? रेट इक्वल टू होना क्या चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ रेट इक्वल टू होना चाहिए K into concentration of A to the power 2 for an elementary reactions into B to the power of 1। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि B एक्सिस में है, इसके कंसंट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो B to the power 1 0 कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट है इसके रेट से, तो ये हो जाएगा K into concentration of A to the power 2। तो ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर इक्वल टू हो गया कितना? 2। लेकिन मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? तो 2 मॉलिक्यूल A का है, 1 मॉलिक्यूल B, मॉलिक्युलरिटी हो गई कितनी? 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 मिल गई और मॉलिक्युलरिटी जो मिल गया वो क्या मिल गया? 3 मिल गया।
तो ये भी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन कौन सी? स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि देख के तो लग रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, लेकिन एक्चुअल में ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस है। तो ऐसे सभी रिएक्शंस जो देखने से, रिएक्शंस को देखने से लगता है कि ये हायर ऑर्डर की होगी, लेकिन ये उससे कम ऑर्डर की होती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है। तो लगभग 99% ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी, order equal to molecularity in about 99% in all elementary reactions। जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी जो है वो इक्वल होता है। ये लगभग 99% रिएक्शंस में होता है, एक्सेप्ट स्यूडो ऑर्डर, एक्सेप्ट स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। किसको छोड़ करके? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस को छोड़ करके। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस में, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी, फॉर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस मॉलिक्युलरिटी that is equal to order of reaction plus 1। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस प्लस 1 के बराबर होती है। तो ये था आपका एलिमेंट्री रिएक्शंस, और एलिमेंट्री रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस या मॉलिक्युलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग बात करें कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती क्या है। तो जितने भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो मल्टी स्टेप होती हैं, जो रिएक्शंस एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती हैं, उन रिएक्शंस को होने के लिए 2 या 3 स्टेप की आवश्यकता होती है, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो द रिएक्शंस व्हिच डू नॉट प्रोसीड, द रिएक्शंस व्हिच डू नॉट proceeds by simultaneously collisions of two or most of 3 reactants। 2 or most of 3 reactants are called complex reactions, So the reactions which do not proceed by simultaneously collisions of 2 or most of 3 reactants, ऐसे सभी रिएक्शंस जिनमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स का कोलिजन होता है तभी वो प्रोसीड करती हैं, बिना इनके ये प्रोसीड नहीं कर सकती हैं। इन्हीं को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। या फिर इसी को उस तरह से भी लिख सकते हैं कि द रिएक्शंस which takes place through a sequence of 2 or more consecutive steps by which
by which reactants change into product, reactant change into product is called complex reactions. इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जो एक सीक्वेंस में दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो अभी ऐसे रिएक्शंस के लिए हमें सबसे पहली आवश्यकता होती है कि उन रिएक्शंस को मैकेनाइज करें, उनका हम लोग मैकेनिज्म लिखें कि ये रिएक्शंस कैसे स्टेप टू स्टेप हो रही है, किस स्टेप में क्या हो रहा है, तब जाकर के हम इन रिएक्शंस का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि मैकेनिज्म किसे कहते हैं, क्या चीज होता है मैकेनिज्म? तो मैकेनिज्म होता है कि द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप्स of a reaction by which reactant change into product। क्या चीज है मैकेनिज्म? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ a reaction by which reactant change into product is called mechanism of the reaction। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। तो आइए कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं और इन रिएक्शंस का हम लोग ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो, जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, जो डिफरेंट स्टेप्स में होंगी, वो डिफरेंट स्टेप्स में होने वाली जो रिएक्शंस हैं, हम उनके पहले सारे स्टेप्स को लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें कौन सा स्टेप स्लो हो रहा है। जो स्टेप स्लो होगा वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है और रिएक्शंस की रेट उसी स्टेप से डिटरमिन की जाती है। ऐसा नहीं है कि जितने भी, मान लो कि कोई टू स्टेप रिएक्शंस है तो एक स्टेप ऐसा होगा जो स्लो होगा, दूसरा स्टेप कैसा होगा? फास्ट होगा। तो फास्ट स्टेप से हम रेट को डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, स्लो स्टेप जो होगा उसी से रेट को डिटरमिन कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा रिएक्शन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि NO2 प्लस CO दोनों रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है? NO प्लस CO2, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम हम लोग ये देखें कि इस रिएक्शंस का रेट क्या मिलता है। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा वो K into NO2 to the power 2 मिलेगा। लेकिन आप यहां देखोगे कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है नहीं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है नहीं तो भी पावर 2 मिला, क्योंकि ये वैल्यू तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई कि NO2 की कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये कंसंट्रेशन को जब डबल करके देखा गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा तो हमें ये मिला। इस तरह से इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हो गया क्या? 2। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। याद रहे कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर रिएक्शंस को मैकेनाइज करें, उनके अलग अलग स्टेप की अगर हम मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जब एक सिंगल रिएक्शंस होगी, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होगी, उसकी मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये देखिए, इसको तोड़ते हैं हम लोग। देखो कैसे इसका स्टेप होगा। स्टेप 1, NO2 प्लस CO क्या बना? NO2 प्लस NO2 बना क्या? NO प्लस क्या बन गया? NO3। अभी ये NO3 जो है, इस NO3 पर CO से रिएक्शन होगा, अब बनेगा क्या? NO2 प्लस CO2। नेट रिएक्शंस क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शंस ध्यान दें यहाँ पे, NO3 और NO3
कैंसिल हो गया, NO2 और NO2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो NO3 कैंसिल हो गया, NO2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, NO2 प्लस CO, एरो क्या बना, NO प्लस क्या बना, CO2। ये आपकी नेट रिएक्शन है। अभी हम यहाँ पे क्या देखें कि ऊपर वाली स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है, और नीचे वाली स्टेप क्या है, नीचे वाली स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। तो यही स्टेप जो होगी वो रेट डिटरमिनिंग होगी, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगी। तो अब इस रिएक्शंस को अगर हम लोग देखें तो क्या देख रहे हैं इस रिएक्शंस में कि NO2 और NO2 दो बार है, यानी रेट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर कितना, 2। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी को अगर सिंगल स्टेप में हम लोग देखें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो सकती है, तो NO2 की मॉलिक्यूलरिटी 2 यहाँ पे मिल सकती है, और यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है इसमें मॉलिक्यूलरिटी जो मिलेगी वो NO3 और CO की मिलेगी, तो ये भी 2 हो सकती है। तो अलग अलग करके देख सकते हैं सिंगल सिंगल स्टेप में। ओवरऑल रिएक्शंस में हम मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर थर्मल डिकम्पोजिशन होता है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स का, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को अगर देखें 2N2O5, ये डिसएसोसिएट होता है किसमें, 4NO2 में, और किसमें, O2 में। रेट जो मिलता है वो क्या मिलता है, तो रेट इक्वल टू हो जाता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। अब यहाँ पे देखें कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 2 लगा है, लेकिन यहाँ पे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेस नहीं होता है। कैसे, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते, देखो N2O5 टूटेगा किसमें, NO2 में, और किसमें, NO3 में। ये हो गया आपका स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 2 में क्या होता है, तो स्टेप 2 कि इसमें N2O5 प्लस NO3 बन जाता है क्या, 3NO2 प्लस O2। ओवरऑल रिएक्शंस देख लें तो ओवरऑल रिएक्शंस में NO3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा क्या, 2N2O5, एरो 3 और 1 कितना हो गया, 4NO2 प्लस कितना, O2। ये रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जबकि दूसरा जो है वो कैसा है, फास्ट। तो रेट इससे डिटरमिन होगा, तो अगर इससे रेट डिटरमिन हो रहा है तो रेट इक्वल टू हमको दिख रहा है कि K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। ऐसी सभी रिएक्शंस को हम लोग उसका ऑर्डर तो डिसाइड कर सकते हैं, उसका रेट तो डिसाइड कर सकते हैं, और रेट डिसाइड करते हैं किसके द्वारा, जो स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है। तो ऑर्डर और रेट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए अनडिफाइंड होती है, हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, इतनी सारी चीजें आप लोग देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के साथ, कि कैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हम लोग लगाते हैं, और हम लोग कैसे इस इक्वेशंस का यूज करके किसी भी रिएक्शंस के लिए ऑर्डर का कैलकुलेशन करते हैं। कौन कौन सी सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तब तक आप लोग इन चीजों को नोट करिए और प्रिपरेशन पे अपने ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करते रहिए।
तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना।